आइए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका, यानी भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति जो है कि किस प्रकार कारगर साबित हुई है, इसे ही इस प्रश्न में बताना है। लेकिन सबसे पहले आपको संक्षेप में बताना होगा कि हरित क्रांति जो है इसमें दो पार्ट है प्रश्न के, ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो आपको बताना होगा पहले पार्ट में कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, कैसे भारत में आई। ठीक है। और दूसरी चीज में आप दूसरा पार्ट जो प्रश्न का है ये कह रहा है कि भारतीय कृषि के विकास में कैसे सहायक हुई है, इसकी भूमिका कैसे सिद्ध होती है, उसको स्पष्ट करना है। तो दूसरा जो प्रश्न का पार्ट है वो ये पार्ट है कि हरित क्रांति की वास्तव में शर्तें क्या क्या थी और वो शर्तें किस प्रकार भारतीय कृषि के विकास में सहायक होती। तो दूसरे पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि हरित क्रांति की शर्तें और ये शर्तें जो है कि किस प्रकार भारतीय कृषि का विकास करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संक्षेप में ही इसको देखेंगे पहले पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग इसको विस्तार में जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली चीज तो हरित क्रांति शब्द जो है ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गोर्डे थे, उन्होंने दिया था 1950 में। अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गोर्डे ने जो है कि हरित क्रांति शब्द को दिया था सबसे पहले। इसी समय जो है कि अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा, अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन जो था एक संस्था, इस संस्था ने जो है कि तत्कालीन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में, नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में जो है कि कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली फसलों पर रिसर्च करने का अभियान दिया गया। और नॉर्मन बोरलॉग ने जो है कि गेहूं की एक ऐसी किस्म का विकास किया जो वास्तव में उसका जो है कि हाइट ज्यादा नहीं होती थी, जिसको बौनी प्रजाति कहा जाता है। उसका नाम था बौनी प्रजाति की मैक्सिकन गेहूं। ये एक ऐसी गेहूं की प्रजाति विकसित की गई जो वास्तव में अधिक उपज देने के साथ साथ जो है कि प्रतिकूल जलवायु को भी थोड़ा बहुत ये सहन कर सकती थी। और चूंकि इसका हाइट ज्यादा नहीं होता था इस फसल की, इसलिए फसल को जो भी उर्वरक वगैरह दिया जाता था ये वास्तव में इसके दानों के विकास में, बालियों के विकास में काफी योगदान करता था। तो इस प्रकार से जो है कि हम संक्षेप में बहुत बताएंगे कि कैसे आया और हरित क्रांति के संदर्भ में जो है कि नॉर्मन बोरलॉग का क्या योगदान है। और इसी कार्य के लिए इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1970 में इनको शांति का नोबेल मिला था। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में ये कैसे आया। तो भारत में वास्तव में अगर देखा जाए तो 1959 में फोर्ड फाउंडेशन का एक दल भारत भ्रमण करने के लिए आया था। फोर्ड फाउंडेशन का एक दल भारत भ्रमण करने के लिए आया था और ये प्रायोगिक तौर पर भारत के 7 जिलों का चयन किया था। इन 7 जिलों में जो है कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक रायपुर में चयन किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, बिहार का शाहबाद, पंजाब का लुधियाना, इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला था उसका चयन किया गया। इस प्रकार कुल 7 जिलों का चयन किया गया और 7 जिलों में चयनित रूप से जो है कि 1960-61 में इन फसलों को प्रायोगिक तौर पर टेस्ट किया गया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है 1960 से लेकर के 63 तक, 1960 से लेकर के 63 तक जो है कि भारत में अनेक संकट आते हैं। एक तो इस समय देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया था, युद्ध भी हो रहा था। 1962 में हमने युद्ध लड़ा था।
इसी समय जो है कि वास्तव में अकाल की भी स्थिति आ गई थी और इन सारे संकटों ने जो है कि लगभग भारत में लाखों लोग जो है कि काल के शिकार हो जाते। अब आनन फानन में ये जरूरी हो गया था कि भारत में हरित क्रांति को लागू किया जाए और इसी क्रम में 1966-67 में जो है कि भारत में हरित क्रांति लागू की जाती। लेकिन हरित क्रांति की कुछ शर्तें थी और वो क्या शर्तें थी अगले पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। और यही कारण है कि हरित क्रांति पूरे भारत में नहीं सफल हुई। हरित क्रांति सिर्फ जो है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल होती। लेकिन बाद में जो है कि हरित क्रांति को फैलाया गया। अब इसको हम एक मैप के थ्रू दर्शाएंगे। यहां पर जो है कि एक छोटा सा आपको मैप बना लेना है। और यहां दिखाना है कि वास्तव में जो 1966 और 67 में हरित क्रांति सफल हुई थी वो किन क्षेत्रों में हुई थी। तो ये इन्हीं क्षेत्रों में सक्सेस हुई थी और इन क्षेत्रों में गेहूं की ही फसल को सफलता मिली, अर्थात एक सीमित क्षेत्र और एक निश्चित फसल को ही हरित क्रांति के प्रथम चरण में सफलता मिली थी। इसका कारण ये था कि हरित क्रांति के सफल होने के लिए जो आवश्यक शर्तें चाहिए वो आवश्यक शर्तें सिर्फ जो है कि इन्हीं क्षेत्रों में मौजूद था। लेकिन यहाँ पर हमने हरित क्रांति के जो 66 में हरित क्रांति यहाँ लागू किए थे, इससे हरित क्रांति को सीमित क्षेत्रों में एक फसल को सफलता मिली। हालांकि इसका लाभ भी हुआ कि तात्कालिक तौर पर भारत जो कृषि संकट से जूझ रहा था उससे उबरने में कामयाबी मिली। लेकिन बाद में जो है कि ये समस्या और पैदा किया। इससे एक रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता का भाव उत्पन्न होता है और यही कारण है कि बाद के वर्षों में जो है कि हरित क्रांति को पूरे भारत में लागू करने के लिए जो हरित क्रांति की आवश्यक शर्तें थी उसको सुधारने पर बल दिया। अब हरित क्रांति की आवश्यक शर्तें क्या थी, आइए इसको समझते हैं। ये जरूरी था कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए जो जो हमको आवश्यक शर्तें चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। और यही कारण है कि 1966-67 के बाद भारत में बड़े पैमाने पर कृषि सुधार का कार्यक्रम चलता है और ये कृषि सुधार जो है कि 2 स्तरों पर चलता है। रचनात्मक स्तर पर और दूसरा जो है संस्थागत स्तर। स्तर पर जो भारत में कृषिगत सुधार किए गए उसमें क्या क्या किए गए, सिंचाई, दूसरा उर्वरक, तीसरा उन्नतशील किस्म के बीज, चौथा कृषि का यंत्रीकरण, और 5वां कीटनाशक। ये हमारा संरचनात्मक स्तर पर जो है कि इतने सुधार किए गए और ये पूरे भारत में इसको फैलाने का प्रयास किया गया। दूसरा जो था संस्थागत स्तर पर सुधार किया गया। अब संस्थागत स्तर पर जो सुधार किया गया वो क्या क्या था, तो पहला जो था सिंचाई का प्रबंधन, दूसरा जो था फसलों की बीमा, तीसरा जो था कृषि ऋण की उपलब्धता, कृषि ऋण की आसान उपलब्धता, चौथा जो हमारा था वित्तीय संस्थाएं, पांचवा जो था किसान कॉल सेंटर, छठवां जो था जो मोबाइल ऐप, कृषि से संबंधित जितने भी मोबाइल ऐप हैं, सातवां जो सुधार था मृदा परीक्षण,
8वां जो सुधार था कृषि मंडियां। इसके बाद से जो है कि जो अगला सुधार किया गया तो अभी लिखने में इसमें काफी विवादित रहा है, हालांकि इस पर सीधे क्वेश्चन नहीं, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा नहीं फंसेंगे। सिर्फ आपको बताना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी। इसके अलावा जो है परिवहन के साधन, इसके अलावा जो है बिजली, ये जो है सारे के सारे संस्थागत सुधार किए गए। और इस सभी संस्थागत सुधारों का परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में जो है विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, आमूलचूल परिवर्तन आता है। और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो हरित क्रांति शुरू की गई थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अब ये हरित क्रांति का फैलाव जो है कि भारत के हर क्षेत्रों में होना चाहिए। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी तत्काल निकलने लगा, क्योंकि जो प्रथम हरित क्रांति में जिन चीजों पर हमने बल दिया था, भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सारी चीजों का प्रयोग हम कर रहे थे और अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन हो रहा था। यही कारण है कि फसल प्रदूषण, इसके अलावा जो है कि जलवायु प्रदूषण, वायुमंडल प्रदूषण, ये सारी के सामने आती है। और इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है कि दूसरा जो चरण हरित क्रांति का शुरू होता है, उसमें जैविक कृषि को बल दिया जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि विशेष करके 1985 के बाद जैविक कृषि को बल मिलना शुरू हो जाता है वैश्विक स्तर पर। भारत के स्तर पर देखेंगे तो 95-96 के बाद जो है कि जैविक कृषि को ज्यादा प्रमोट सरकार के द्वारा किया जाने लगा। और आज जो है कि हमारे यही जैविक कृषि का दौर चल रहा है। इस प्रकार से आप इस मैप के माध्यम से बता सकते हैं इस कृषि में जो सुधार के प्रावधान किए गए हरित क्रांति के माध्यम से, ये सारी चीजें थे। और इनका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण भारत में कृषि का विकास हुआ। दूसरे हरित क्रांति के चरण में जो 85 के बाद मूलतः चालू होता है, भारत में जो 95-96 के बाद गति पकड़ता है। इस दूसरे चरण में जो है कि हम जलवायु आधारित कृषि को बढ़ावा देना चालू किए। यहाँ पर हम रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक देना चालू किए। इसके लिए जागरूकता बढ़ावा शुरू किए और कृषि के क्षेत्र में अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम भी हमने चलाना चालू किया। इस प्रकार से हरित क्रांति जो है निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे, इस प्रकार से उपरोक्त प्रयासों के माध्यम से हरित क्रांति के द्वारा संपूर्ण भारत में कृषि के विकास को एक प्रबल शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं सारी चीजों के विश्लेषण के साथ अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपका प्रश्न की सारी डिमांड की पूर्ति हो रही है और प्रश्न में जो है कि किसी भी प्रकार से कमी नहीं रह जाएगी और आपको नंबर अच्छे प्राप्त होंगे। धन्यवाद।